So, having done this paragraph now and understood the meaning, story about Simapuri, writer being there at Simapuri, talking to women, trying to understand their mindset. Now let's move. From there she comes back. The writer comes back after talking to women, and what does the next stage say? One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club. Neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. Watching two young men dressed in white playing tennis. The writer says कि one day during the winter, ठंड के समय सुबह, I see Sahib standing. Where? Near a club. एक क्लब के पास, where two people were playing tennis, lawn tennis. जहाँ दो लोग लॉन टेनिस खेल रहे थे, वहाँ उस भवन के क्लब के पास वो खड़ा हुआ था और उन लोगों को देख रहा था. टू वॉच माने देखना. ही वॉज वॉचिंग दिस टू पीपल प्ले टेनिस. और ये कब की बात है? विंटर की बात है. नेबरहुड मतलब आसपास. जो कॉलोनी का जो क्लब है वो नेबरहुड क्लब कहलाएगा. सो वहाँ पे टू यंग मैन वेयर प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम, ही हम्स. वह धीरे धीरे बोलता है, मन ही मन बोलता है, मुझे खेल पसंद है. आई लाइक द गेम. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट माने संतुष्ट है. खेल के पीछे, फेंस के पीछे, फेंस यानी जो फेंसिंग बनी होती है, जो सीमा बनी है, उसे फेंस कहते हैं. चाहे कांटे के तार से वो सीमा बनी हो, चाहे पौधों से सीमा बना दी गई हो, चाहे लाइन खींचकर सीमा बना दी गई हो, उसको फेंस कहते हैं. फेंस यानी बॉर्डर. सो व्हेन ही इज स्टैंडिंग एट द फेंस watching these two young men, he says to himself, because there is nobody around, he says to himself, I like this game. मुझे खेल बड़ा पसंद है. और ऐसा लग रहा था कि वो देखने से ही संतुष्ट हो रहा है. He is content, संतुष्ट है. He seems संतुष्ट. He seemed happy. I go inside when no one is around. फिर वो कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई नहीं रहता. I go inside the fence when nobody is around. ऐसा कहता हो, स्वीकार करता, क्योंकि उसमें ललक है. He really wants to play. So the moment these two people go off and the play field is empty with no one around, he jumps into the fence side, inside, and go into the play field. The gatekeeper lets me use the swing. वहाँ जो झूला है, गेट कीपर मुझे उस झूले में झूलने देता है. I go inside when standing behind. I go inside when no one is around. जब कोई नहीं रहता, when nobody is there, this gatekeeper allows me to go in, to let me go. Let me go मतलब मुझे जाने दो. Let me eat means मुझे खाने दो. Let me write मतलब मुझे लिखने दो. Let me take bath means मुझे नहाने दो. So let me का उपयोग देख लीजिए, बड़ा अच्छा उपयोग है. Let me tell you, मुझे तुम्हें बताने दो. Let me call, मुझे उसे बुलाने दो. So यहाँ let me, who lets me? The gatekeeper lets me in. Gatekeeper मुझे जाने देता है. The gatekeeper lets me in. किस लिए जाने देता है? टेनिस के लिए नहीं, क्योंकि वो अकेला है. अकेले में टेनिस नहीं खेल सकते और उसे टेनिस कोई खेलने भी नहीं देगा. No one will allow him to play tennis because he comes from a poor family. No identity. So he goes to the swing. Swing यानी झूला. Swing means झूला. तो वो
मानता है, ही एडमिट्स, वो बोलता है कि हाँ मैं चला जाता हूँ चौकीदार से परमिशन लेकर और मुझे झूले में झूलता हूँ. साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शू दैट टुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड, दैट लुक्ड स्ट्रेंज. वन डे आई सी साहेब ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज. अब साहेब भी टेनिस का जूता पहना हुआ. आप देखेंगे टेनिस का जूता नॉर्मली वाइट कलर का होता है. टेनिस इज a game which is usually played in white dress, white shorts, white t-shirt. And so Sahib is now one day seen by this writer wearing tennis shoes. And he is looking funny, strange, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इस टेनिस शू के ऊपर उसने जो शर्ट पहनी है वह डिसकलर्ड है. डिसकलर्ड मतलब जिसका रंग उतर गया है. कलर मतलब रंग, डिसकलर मतलब बेरंगा हो जाना. माई पैंट हैज बिकम डिसकलर्ड ओवर द ईयर्स. मेरा जो पैंट है वह बदरंगा हो गया है, समय के साथ साथ उसका रंग उतर गया है. सो साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर his discolored shirt. Strange माने अजीब. You are looking very strange. तुम बड़े अजीब दिख रहे हो. He told me a strange story. उसने बड़ी अजीब कहानी सुनाई. That man is a stranger. अजनबी, जिसे मैं नहीं जानता. Strange से बना stranger. Stranger मतलब अजनबी. He is a stranger. You are stranger to me. तुम मेरे लिए अजनबी हो. So Sahib too means T-O-O-2. Also. Too means also, or also means bhi. Sahib also is wearing tennis shoes. That is looking strange over his discolored shirt and shorts. शर्ट और पैंट दोनों बदरंगा हो चुका था. आखिर वो रैग पिकर जो था ना, आफ्टर ऑल ही वॉज अ रैग पिकर. ही वॉज नॉट ए टेनिस प्लेयर, नॉर वॉज ही कमिंग फ्रॉम ए फैमिली हु कैन गेट हिम ए गुड शर्ट और ए गुड पैंट. सो ही वॉज वेयरिंग द सेम ड्रेस दैट ही यूज्ड फॉर रैग पिकिंग. जब मैंने उससे पूछा तो ही रिप्लाइड, समवन गेव देम टू मी. नोट वन थिंग हियर. इस पूरी कहानी में आप देखेंगे देयर इज रिपीटेडली इन्वर्टेड कॉमास कमिंग. कुछ वाक्यों के दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा है. इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्ट मतलब उल्टा, ऐसा कॉमा जो उल्टा डला हुआ है. और इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या होता है? कहाँ लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा? जब किसी व्यक्ति के बयान को, किसी व्यक्ति के वाक्य को जैसे का तैसा लिखा जाए तो इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं. मैंने कुछ कहा और जो कहा उसको वैसा का ही वैसा लिखना हो तो उसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं होशियार हूं, तो क्या होगा? मैंने कहा के बाद मैं होशियार में इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा. और यदि इसे बिना इन्वर्टेड कॉमा के बोलना है तो बोलेंगे मैंने कहा कि मैं होशियार हूं, कि जुड़ गया. सिमिलरली इन इंग्लिश, wherever you find inverted comma in this story, it means they are statements, sentences said by either the lady, the writer, narrator, or Sahib, or other people. Whatever they have said is in inverted comma. उन्होंने जो भी कहा है वो सब inverted comma में है. So, the lady says, Sahib is also wearing tennis shoe that looks discolored. And when I ask him, he immediately says, someone gave them to me. मुझे किसी ने दिया ये. Someone means कोई. मुझे किसी ने दिया है. ये उसने कब कहा होगा? When lady must have asked, when the writer must have asked. Someone gave them to me. ये जवाब someone gave them to me
must have been given by him this reply when the narrator must have asked him, where from did you get these shoes? नरेटर ने पूछा होगा कि तुम्हें जूता कहाँ से मिला, या नरेटर उस जूतों को गौर से देख रहा होगा. And so he says quietly, someone gave them to me. He says in a manner of an explanation. मानो वह समझा रहा है, मानो वह बता रहा है. एक्सप्लेन करना मतलब समझाना. किसको समझा रहा है? नरेटर को. क्यों समझा रहा है? क्योंकि नरेटर ने पूछा उससे. Because narrator asked. So he is explaining her that someone gave them to me. The fact that they are discolored shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of those did not bother him. Now the narrator says, I looked at the shoes. They were also discolored. Shoes were also badrangga. They were different color. Their colors had gone off. They had faded. Fade होना मतलब रंग उतर जाना. Discolor हो जाना. Discolor मतलब रंग उतर जाना. Fade होना मतलब भी रंग कमजोर पड़ जाना. So they had faded. And when I noticed, not only they had faded, but one of the shoe had a hole also. You must have seen, dear children, that when you wear shoes, sports shoes, and play, you normally kick football with the right foot if you are a right-hander. And because you keep kicking football with the right shoe, the front portion on the side of the shoe gets a hole. आपका जहाँ अंगूठा रहता है दाएं पैर का, जिससे आप फुटबॉल को बार बार मारते हो, तो उस अंगूठे के पास एक छेद हो जाता है, फट जाता है बार बार रगड़ खाने से. ऐसा ही होल वहाँ हो गया था. उनके एक जूते में जो साहेब जी पहने थे, एक जूते में एक छेद हो गया था और जूता बदरंगा भी हो गया था. लेकिन उससे वो परेशान नहीं था. टू बॉदर मतलब परेशान करना. टू बॉदर मतलब परेशान करना. डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो. वाई आर यू बॉदर्ड, तुम क्यों परेशान हो रहे हो. बॉदर मतलब परेशान करना. टू बॉदर. सो यहाँ पर द राइटर से द फैक्ट दैट दीज शूज वर डिसकलर्ड given by some rich boy who had probably refused to wear it because of a hole did not bother साहेब. साहेब को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि ये जो जूता थे उसे एक अमीर लड़के ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसका रंग भी उतर गया था और उसमें एक छेद भी हो गया था. साहेब को उसकी कोई चिंता नहीं थी. He was happy wearing that shoe like a king. For one who has walked barefoot. ऐसा एक लड़का जो नंगे पांव रहा है, फटे हुए जूते भी पहनना एक सपने के बराबर है. Says the writer. कौन कहता है ये? राइटर. कहाँ? For one who has walked barefoot. Even shoes with a hole is a dream come true. एक सच्चे होते हुए सपने के बराबर है. चाहे वह जूता फटा ही क्यों ना हो, साहब के लिए एक सपने का सच्चा होने के जैसा था, क्योंकि साहब ने कभी जूता नहीं पहना था, अब उसे जूता मिल गया. He was very happy. Dream come true. मैंने सपना देखा था कि 12th में मैं 90% पाऊंगा. I had a dream that I'll score 90% in 12. My dream came true. I had imagined that I'll be an IAS officer. And when the result came, it was like dream coming true. It was like dream coming true. मैंने सोचा था IAS ऑफिसर बन के मैं अपने परिवार वालों को बहुत कंफर्ट की ज़िंदगी दूंगा.
इट इज़ लाइक, और मैं सफल हो गया परीक्षा में, IAS में, इट इज़ लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू. सो फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड barefoot, this shoe which is discolored has a hole, it doesn't matter. It was like a dream come true. But the game he is watching so intensely is out of his reach. लेकिन unfortunately, दुर्भाग्य से जो खेल वो देख रहा था, कौन सा खेल? टेनिस का, वो उसकी पहुंच के बाहर था. आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच के बाहर होना. फ्लाइंग और गोइंग बाय प्लेन इज आउट ऑफ रीच फॉर मी. मेरी पहुंच के बाहर है प्लेन में बैठना. बट वन डे आई विल मेक इट ट्रू. मेरा सपना है कि मैं बैठूं. एंड वन डे इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई बोर्डेड द प्लेन. जिस दिन मैं प्लेन में बैठा. सो हियर द ऑथर सेज दैट यद्यपि सफ़ेद जूता पहनने से उसको कोई परेशानी नहीं थी, बड़ा खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी. बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड जस्ट वॉच द गेम, ही कुड नॉट प्ले द गेम, ही वॉज नॉट अलाउड. इंटेंशली मतलब बड़े उससे देख रहा था, तीव्रता से, वो उसकी पहुंच के बाहर था. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन वे टू द मिल्क बूथ. आज मैंने देखा, नरेटर सेज, टुडे आई सी साहेब इज गोइंग टू द मिल्क बूथ. सी द चेंज इन साहेब. First time when the author saw, he was a simple rag picker, barefoot, with a group of people. With the passage of time, as the time rolled by, I find Sahib wearing some sort of shoes and watching lawn tennis, and also being able to go to swing and enjoy the jhula. Then one day I find him going to the milk booth. I saw him this morning going to the milk booth. In his hand is a steel canister. Canister मतलब डब्बा. उसके हाथ में मैं एक स्टील का डब्बा देखती हूँ. और वो कहाँ जा रहा है? He is going to the milk booth, जहाँ दूध मिलता है. This morning I saw Sahib on his way to the milk booth. In his hand is a canister, holding a canister, and he says, I now work in a tea stall down the road. When the lady asked, when the writer asked again this question, when she saw this boy going to the milk booth, the writer asked the narrator, where are you going? What is this canister? So the boy replied, well, I have been working now. I have started working where? In a tea stall. Road ke us taraf, down the road. On the other side of the road, I am working in a tea stall. So rag picker becomes a labor working in a tea stall. Rag picker becomes a labor working in a tea stall. Why did he choose to be a labor? Why did he decide to work in a tea stall? Because tea stall work will give him a regular salary. टी स्टॉल में काम करेगा तो उसे एक निश्चित तनख्वाह मिलेगी. रैग पिकर के रूप में वो कितने दिन तक कचरा बीनते रहेगा, कितना पैसा मिलेगा कुछ पता नहीं. कई दिन ऐसे निकल जाता था जब 1 रुपये का कॉइन भी नहीं मिलता था. यहाँ उसको निश्चित तनख्वाह मिलेगी. भले ही वो तनख्वाह कम हो, लेकिन तनख्वाह तो मिलेगी. एक इनकम तो हो गई ना, एक कमाऊ बेटा तो हो गया ना. ही हैज स्टार्टेड अर्निंग नाउ. He is getting a salary now. So very happily he says, now I am working there. That is why I am carrying this canister. I am going to the booth. I will get milk and go to the tea stall where I help the shopkeeper. This so, does he like the job? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? This change from rag picker to working in a tea stall. Do you like this job? मैंने ऐसे ही पूछा. Oh yes. He says,
I can now work. I am working in a tea stall, pointing to a place, and then he says, I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये मिलता है और भोजन मिल जाता है। क्या तुम्हें काम पसंद है? राइटर आस्क्ड अगेन, नरेटर आस्क्ड, ठीक है तुम्हें 800 रुपये तो मिलता है, ओके फाइन, यू गेट 800 रुपीज एंड यू गेट फ्री मील्स, बट आर यू हैप्पी? डू यू लाइक दिस जॉब? His face, I see, has lost the carefree look. Read this line very carefully, very touching line. A turning point of this story. इस कहानी का एक ऐसा मोड़ जहां पर कहानी बिल्कुल दूसरा रूप लेती है. A boy going to milk booth, writer asking, where are you going? Boy says, going to that milk booth to bring milk because I am working now in tea stall. There, narrator again asks, are you happy working there? The moment narrator asks this question, he says, oh, it doesn't say anything. I mean, the moment narrator asks this question, she marks a difference in her face. उसके चेहरे में कुछ बदलाव दिखा. दो ही इज पेड 800 रुपीज, उसने कहा कि मुझे 800 रुपये मिलता है, दोनों टाइम का खाना मिलता है, बट द मोमेंट आई आस्क दिस क्वेश्चन आई कुड सी ही हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. जो चेहरे में जो केयर फ्री लुक था, कोई चिंता रहित जो लुक था, वो गायब हो गया. Suddenly he lost that carefree look. बचपन में जो केयरफ्री नेचर जो रहता है, केयरफ्री नेचर मतलब बचपन में जो चिंता रहित जो जीवन होता है, जैसी मैंने सवाल पूछा उसके चेहरे से वो गायब हो गया. कुछ चिंता दिखने लगी. आखिर बचपन है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान writes a beautiful poem. You must have heard the famous writer Subhadra Kumari Chauhan, who writes about बचपन, and she says, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद. मैं फिर से दोहराऊं, चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद. So the moment this writer asks and she looks at her face, his face, the writer feels that my question has put him in a different this thing. He is now little this thing changed. His face I see lost carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. This line is very simple, but it conveys lot of meaning. ये जो line है, the steel canister looks heavier than the bag, heavier than the plastic bag. Plastic bag मतलब जो वो रैग पिकर के नाते कैरी करता था प्लास्टिक का, और कैनिस्टर मतलब अभी जो बर्तन ले जा रहा है, अभी का बर्तन उसे भारी लग रहा है. कैनिस्टर को वो हाथ में ले जाता था, लेकिन जो प्लास्टिक का बैग रैग पिकर के नाते शोल्डर में रखता था. द कैनिस्टर ही वुड कैरी इन हैंड एंड द प्लास्टिक बैग्स एज रैग पिकर looked so light to him on his shoulder, and canister must have been felt heavier to him. Why not? क्यों नहीं? The author says the canister was owned by the master of the tea stall, while the bag was his. जो बैग वो कैरी करता था, the bag that he used to carry was his own bag. He owned it. उसके स्वयं का था. He was the owner of it.
And now the canister that he carries, canister belongs to the master of the tea stall. जो कैनिस्टर था वह टी स्टॉल के मालिक का था और जो बैग कैरी करता था वो उसका खुद का था. दिस वॉज द डिफरेंस. और इसीलिए शायद उसका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा था. His face looked somewhat different. It was not that carefree bag. As a rag picker, he was very carefree. Carefree about what? About the time, about the place, about the quantity of work he has to do. As a rag picker, he would decide what time to go. As a rag picker, he would decide where to go, how much to go. As a rag picker, he would decide what to collect, where to collect from, how much to collect, and so on. He was a free bird. He was a free bird. Totally free. No one over him. But now, though he was getting 800 rupees, though he was getting full-time meal, he was working under somebody. He had a master. उसका एक मालिक था. He had a malik now, the shop owner of the tea stall. This is the turning point of the story. Before I proceed to the next stage, and story takes another turn, let's learn the words as given in this paragraph. Fence, बाड़ा. कांटेदार बड़े को नॉर्मली फेंस बोलते हैं. FENCE. फेंस कर दो. फेंस दैट एरिया. उसको घेर लो. फेंस दैट एरिया. We do fencing to stop animals from coming in. हम कांटेदार बाड़ी बनाते हैं जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए. Hums मतलब गुनगुनाना. He hums. What does he hum? I like this game. बोलता है ना? I like this game. He hums. I like this game. Content means satisfied. He is content. Though he hums that I like this game, but he is happy watching the game. He can't play. He is not allowed to play. He comes from a poor family. Tennis is the game of the rich. He knows that. And so he is just happy watching it. Content, santusht, satisfied. When I ask, he admits. जब मैं पूछती हूँ तो स्वीकार करता है. Admits, स्वीकार करना. To accept. What does he accept? That yes, they have been given by somebody who had thrown away these shoes. ये जूते किसी लड़के ने, टेनिस खेलने वाले ने मुझे दिया है जो फटा हुआ था. Swing means झूला. Swing means झूला. Discolored, I told you, which has become colorless. Discard means त्यागा हुआ. Discarded pant. Discarded shoes. To discard मतलब छोड़ देना. I discarded him. मैंने उसे छोड़ दिया. I discarded his advice. मैंने उसके सुझाव को छोड़ दिया. Advice, ADVICE. मैंने उसके सुझाव को छोड़ दिया. I discarded his advice. So to discard मतलब छोड़ देना. Give up. त्याग देना. Intently means जानबूझ के. I did it intently. जानबूझ के मैंने किया है. And there was another word, out of his reach. Out of his reach means पहुँच के बाहर होना. क्या चीज़ पहुँच के बाहर थी? What was out of his reach? Playing tennis was out of his reach. To be on the play field of tennis ground was out of his reach. उसकी पहुँच के बाहर था. क्योंकि he was not qualified. पहुँच के बाहर का मतलब क्या? उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं था. खेलने की उसे अनुमति नहीं थी. Because he came from a poor family. He was a rag picker. And so it was out of his reach. This
दिस पर्टिकुलर थिंग kept above is out of my reach, मेरी पहुंच के बाहर है, मतलब मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं. It is out of my reach. Right? Then next is canister, as I told you. Similarly, seem, to seem माने महसूस होना, feel होना, दिखाई देना, प्रतीत होना. To seem, it seems that you are unhappy. ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाखुश है. It seems that साहेब was unhappy. ऐसा प्रतीत हुआ कि साहेब unhappy है, नाखुश है. So seem माने महसूस होना, feel होना. Right? So now after this paragraph we move to the next stage, and the next stage is